नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक और ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी खबरें, ताज़ा अपडेट्स और वो खबरें खासतौर पे जो आपके फायदे की होती है और आपके काम की होती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। दिल्ली के प्रदूषण पर केजरीवाल लाए यूपी, हरियाणा और राजस्थान का एंगल। पराली के लिए मान सरकार को भी बताया जिम्मेदार, कहा यह वक्त राजनीति का नहीं। जहरीली हवा से बचाव के लिए दिल्ली में प्राइमरी तक सिर्फ ऑनलाइन स्कूल। सरकार ने आधा स्टाफ किया वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन। गुजरात के चुनावी गदर में आपने ईशुदान गढ़वी को बनाया सीएम का चेहरा। बीजेपी का भी मिशन कैंडिडेट पर महामंथन। 58 सीटों की लिस्ट जल्दी होगी जारी। बाजार में आखिरी 30 मिनट में शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी निचले स्तर से 100 से ज्यादा पॉइंट सुधरा। मेटल, तेल, गैस शेयरों में आज रही खरीदारी। सेंसेक्स 114 तो निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर बंद। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए 60% ई वेस्ट रिसाइकिल करना हुआ अनिवार्य। सरकार ने जारी किए नए नियम। 2024 तक के लिए मिलेगी डेडलाइन। दिल्ली में होंगे 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव। कुल 250 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली के प्रदूषण की सबसे पहले बात, जहां पर प्रदूषण के चलते अब सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिए गए हैं। निजी कंपनियों को भी यही एडवाइजरी दी जाएगी। वहीं 8वीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन चलेंगे, जबकि 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी जहां तक संभव हो पाएगा ऑनलाइन चलाए जाएंगे। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब दिल्ली में सिर्फ आवश्यक सेवाओं और सीएनजी वाले कमर्शियल व्हीकल को ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में हर तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी रोक दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गाड़ियों के लिए ऑड इवन स्कीम पर भी विचार चल रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी में चला गया है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा और आखिरी चरण लागू हो चुका है। दिल्ली के प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। तो अभी क्या ताज़ा हालात है प्रदूषण के लिए, हम बात करेंगे। रोहन हमारे संवाददाता जो दिल्ली में मौजूद है, तो रोहन, तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली की हालत कितनी खराब है। ये धूल, ये धुआं, ये धुंध, दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर नजर आ रही है। वाकई में इस वक्त के क्या ताज़ा हालात हैं और जीआरएपी का अब चौथा स्टेज लागू हो चुका है, उसके अंतर्गत क्या क्या होगा? जी, पूरी राजधानी और पूरा एनसीआर इस वक्त जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। इस वक्त आप देख सकते हैं तो हर जगह धुंध छाई हुई, और ये धुंध पूरे दिन रही। ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, पॉल्यूशन के कण हैं ये, जो आज पूरे दिल्ली में छाए रहे, और यही स्मॉग लोग ब्रीथ करने को मजबूर हैं दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, 451 औसत AQI है दिल्ली का, और अलग अलग जगहों की बात करें तो वहाँ कई जगहों पे तो 500 के करीब पहुँच रहा है, जैसे कि नरेला, वजीरपुर, बवाना, सोनिया विहार। यहाँ की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। और हालांकि कल रात से लेकर अब तक कुछ कदम ज़रूर उठाए गए हैं। मसलन स्कूलों पर जो है प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की घोषणा की है। इसके अलावा गाड़ियों पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ BS6 की डीजल गाड़ियाँ जा सकती हैं। लेकिन ये सारे कदम तब उठाए गए हैं जब AQI सीवियर प्लस कैटेगरी में आ चुका है। फिलहाल दिल्ली में अगर आप पॉलिसी की बात करेंगे तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और जो भाजपा है उसमें सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है कि किसे क्या करना चाहिए था, कब करना चाहिए था। लेकिन एक बात पे सभी लोग जो सहमत है कि काम नहीं किया गया है, और आखिरी मोमेंट पे जब सीवियर प्लस कैटेगरी हम पहुंच चुके हैं तब ये सारी बातें की जा रही है। एक राहत की बात अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग की तरफ से ज़रूर आ सकती है कि कल के बाद से आपको एयर क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार ज़रूर दिखेगा। लेकिन ये सुधार कितने दिनों तक रहेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि हवा का डायरेक्शन, हवा की स्पीड थोड़ी सी बदल रही है, तो वहाँ पे आपको एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल कल सुबह तक आपको ये स्मॉग, इस तरह के प्रदूषण की जो चीज़ें हैं वो लगातार देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया। तो यहां पर दिल्ली की हालत, दिल्ली की हवा बद से बदतर होती है। उधर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच आज अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोनों ने ज्यादा पराली जलाने की घटनाओं की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली या पंजाब की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। यह समय ब्लेम गेम का और राजनीति का नहीं है, बल्कि मिलकर समाधान निकालने का है।
हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो या को। पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल और पंजाब सरकार पर बीजेपी के हमले जारी हैं। बीजेपी ने कहा है कि पंजाब में पराली जलाने की घटना में 34% का इजाफा हुआ है, जबकि बीजेपी शासित हरियाणा में 30% की गिरावट हुई है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 2 मिनट में प्रदूषण खत्म करने का दावा किया था, उसका आखिर क्या हुआ? आपने अपने इस वक्तव्य में कहा है कि आपके पास वो रेडीमेड सॉल्यूशन आपने पूसा में आपने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर बनाया था। ये जो सॉल्यूशन बनाया था ये इतनी सस्ती है, इसके कैन आपके घर में रखे हुए हैं, खाली बांटना है, क्योंकि मोदी जी कहीं क्रेडिट न ले जाएं इसलिए वो बांट नहीं रहे हैं। अभी तो वो कैन आपके घर में ही है, आप वो कैन लेके उजाड़ क्यों नहीं देते हैं? आप डाल दीजिए। आपने कहा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, यही कहा था ना, 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा, फ्री में बंटवा दीजिए, इतनी सस्ती है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। देयर इज पॉल्यूशन ऑफ योर इंटेंट, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग विथ यू। इधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी को प्रदूषण पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो खुद उल्टे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले। जो प्रदूषण फैला रहा है, एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है। पंजाब वाले तो पंजाब की बात है, जो हमारे हाथ है वो नहीं करने दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा। तो दिल्ली का प्रदूषण है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा, और यह राजनीतिक पार्टियों के बीच जो है वो एक तरीके से आदान प्रदान जो शब्दों का है उसका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जरूर 10 तारीख की है जब वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखते हैं उस पर क्या हल निकलता है इस प्रदूषण का। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली वालों को गैस चैम्बर में सांस लेने जैसी स्थिति। चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात चुनाव की, जो कि अब काफ़ी दिलचस्प होते जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इशुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाने का ऐलान किया है। आपने दावा किया है कि 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने सर्वे में गढ़वी के नाम पर मोहर लगाई है। गढ़वी को 73% वोट मिले हैं और गोपाल इटालिया भी मुकाबले में थे, लेकिन बाजी गढ़वी के हाथ गई। इशुदान गढ़वी गुजरात में पत्रकार रह चुके हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पांस आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने इशुदान गढ़वी जी का नाम तो चलिए इस खबर पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इशुदान गढ़वी को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। कौन है ये इशुदान गढ़वी? हमें पता लगा कि पत्रकार हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या उनका बैकग्राउंड रहा कि उनको उनके इंटरनल चुनाव में 16 लाख वोट मिले जो कह रहे हैं? या अरविंद केजरीवाल, हमारे संवाददाता केतन जोशी हमारे साथ। केतन, तो क्या ये इशुदान गढ़वी जो भी हैं ये नैया पार लगा पाएंगे यहाँ पर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की?
देखिए, ईसुदान के बैकग्राउंड की बात करें तो ईसुदान यहाँ के स्थानीय चैनल वी के संपादक हुए और उसके बाद उन्होंने एक अपना शो शुरू किया जिसका नाम था महामंथन। महामंथन कार्यक्रम के जरिए उन्होंने किसानों की बात छेड़ी, महिलाओं की बात छेड़ी और युवाओं की बात छेड़ी। तो देखते ही देखते जो हम टीआरपी की भाषा बोलते हैं उसमें भी वो अव्वल रहे और आम नागरिक के बीच ईसुदान गढ़वी पहुंच गए। 2.5 साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, लेकिन आज ये सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज दावा किया कि 16 लाख लोगों ने हमारे सीएम कैंडिडेट के ओपिनियन पर हिस्सा लिया था, जिसमें 73% वोट मिले हैं ईसुदान गढ़वी को। तो ईसुदान को यहाँ सब लोग जानते हैं, राजकीय गलियारे में भी उसका नाम था, क्योंकि जब वो डिबेट करते थे तो सारे लोग उस पर आते थे, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर शो हुआ करता था। और किसानों की जो समस्या है, आमतौर पर नेता ये सवाल उठाते थे, लेकिन ईसुदान ने पत्रकार रहते हुए ये सवाल उठाए और न केवल किसानों में लेकिन हर वर्ग में वो पॉपुलर हुए। और अभी उनकी एज है 40 साल की। वो बेसिकली जामनगर के खंभाड़िया के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और देखते ही देखते एक स्ट्रिंगर के तौर पर उन्होंने कैरियर शुरू की थी और संपादक के तौर पर कैरियर खत्म की और राजनीति की कैरियर शुरू की। आज अब वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो पूरे गुजरात में वो चेहरा नहीं थे तब भी एक चर्चा तो छिड़ी थी कि आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है। और जो 1-2 सर्वे आए हैं उसमें 2 डिजिट सीट भी आम आदमी पार्टी को देखती मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात विधानसभा का ये चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। और दूसरी ओर कमलम में आज दूसरा दिन है जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो मिल रही है, उसकी अगुवाई अमित शाह खुद कर रहे हैं। और कल भी बैठक होगी और शेष 77 कैंडिडेट के ऊपर स्क्रूटिनी करेंगे, नाम भेजे जाएंगे दिल्ली में और 14 या 15 तारीख को ऐलान होगा। तो बीजेपी ने भी कमर कस ली है, इस तरफ आम आदमी पार्टी भी मेहनत कर रही है, कहीं दिख नहीं रही है तो वो है कांग्रेस। अब शायद कांग्रेस को भी मैदान में आना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि ये चुनाव गुजरात का है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। जी, दिलचस्प तो होने ही वाला है। शायद पहली बार या कई वर्षों में पहली बार ये त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ देखेंगे, जैसा आप कह रहे हैं। अगर कांग्रेस भी अब मैदान में आते हुए दिखाई दे और कोई हलचल निकले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, बीजेपी का भी मंथन जारी है। तो गुजरात चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा और बीजेपी को किससे मिलेगी टक्कर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बहस। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ, जो कि चुनाव अड्डा विशेष होगा। गुजरात चुनाव, बीजेपी को टक्कर। राइट, और अब रुक कर लेते हैं आज बाजार में क्या हुआ। वीकली एक्सपायरी पर बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। वीकली एक्सपायरी वैसे गुरुवार को होती है, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था। बाजार में आखिरी 30 मिनट में हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी। सेंसेक्स 114 पॉइंट चढ़कर 60,950, तो निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 18,117 पे बंद हुआ। आज मिड कैप शेयरों में बिकवाली और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का पूरा हाल समझाएंगे हमें सुमित। तो सुमित, एक्शन की अगर हम बात कहें तो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला? देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, तो पूरे दिन तो बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता, लेकिन लास्ट आवर में एक जोरदार बाइंग थी और जोरदार बाइंग के चलते दिन के ऊपरी स्तरों पर के आसपास मार्केट शाखा बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनर्स में निफ्टी के टॉप गेनर में रहा अदानी इंटरप्राइज, करीब 0.7% का उछाल। हिंडाल्को 5% ऊपर, बजाज फिनसर्व करीब 4.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आज रहा हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स के बाद 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, सिप्ला नंबर्स के बाद 1.5% नीचे और एचयूएल करीब 1% का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया, डालमिया भारत, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर से पहले और सेल 3.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में एबी फैशन करीब 7% नीचे नंबर्स के बाद, वरुण बेवरेजेस लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एचपीसीएल और सिंजीन करीब 2.5 से लेकर 3.5% नीचे। एफएनओ में लीड कर रहा था अमर राजा बैटरी, शानदार नंबर्स के बाद 10% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 7% ऊपर, वेदांता 6.5% ऊपर, एक्साइड करीब 6.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। एफएनओ के लूजर्स में एबी फैशन, एचपीसीएल, कोरोमंडल और सिंजीन, कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 6.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। आज मेटल का दिन था, तो वेदांता 6.5%, हिंडाल्को 5%, वेल्सपन कॉर्प 3.5% और जेएसएल करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एसबीआई जैसे दिग्गजों के नंबर है वीकेंड पे, तो नजर रखनी होगी अगले हफ्ते के मार्केट्स पर भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 2024 तक अपना बेचा हुआ 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल करना अनिवार्य होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। नए रूल 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा।
तो असीम, ये बड़ी खबर है। अब जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, उनको जो भी सामान बेच रहे हैं उसका 60% वो रिसाइकिल करेंगे कंपलसरी। अब कैसे उस 60% को चुनेंगे, किस तरीके से ये नियम काम करेंगे, क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, ई वेस्ट जनरेशन में भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का स्थान है, लेकिन मैं अगर रिसाइकलिंग की बात करूं तो मात्र 27% ई वेस्ट की रिसाइकलिंग जो हो पाती है। तो सरकार इसको बढ़ावा जो देना चाहती है। जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो जारी किए हैं। इन रूल्स के मुताबिक जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, उनको 2024 तक अपने बेचे गए सामान का 60% तक ई वेस्ट जो है रिसाइकिल जो है वो करना पड़ेगा। और अगर 2028-2026 में ये मात्रा जो है बढ़कर के 80% जो हो जाएगी। सरकार इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो भी करेगी। जो कंपनी है उनको सरकार के पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा और साथ ही अपना टारगेट जो है वो देना पड़ेगा। कंपनियां इतना ई वेस्ट जो है रिसाइकिल करेंगी। अगर कंपनियां वो ई वेस्ट रिसाइकिल करने में नाकाम रहती है तो सरकार इनके ऊपर पेनल्टी जो है वो भी लगाएगी। तो सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो जारी कर दिए और 1 अप्रैल 2023 से ये नियम जो है लागू हो जाएंगे। शुक्रिया असीम जी इस जानकारी के लिए। चलिए, और यहां पर लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे ट्विटर की, जहां पर बॉस बनते ही एलन मस्क ने बांटना शुरू कर दी है पिंक स्लिप। डिटेल आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क अपनी कंपनी के कर्मचारियों को बाहर करने का मन बना चुके हैं। आज भारत समेत दुनिया भर के ट्विटर ऑफिस में हलचल थी। बात दरअसल ये थी कि ट्विटर के कर्मचारियों की मेल आईडी अचानक से लॉग आउट हो गई और फिर कर्मचारियों को ऑफिस ना आकर वापस घर जाने का मेल आया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कितने स्टाफ की छुट्टी की जाएगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ट्विटर के 7,500 कर्मचारियों में से करीब 3,700 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। और अब आज का कंज्यूमर अड्डा, उसके बारे में आपको बता दें तो महंगाई और महंगे लोन के इस दौर में कैसी रही रियल एस्टेट सेक्टर की दिवाली और क्या घर खरीदने के लिए ये सही वक्त है अभी भी, ये जानने के लिए आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर देखिए, जहां पर आज बात होगी रियल एस्टेट सेक्टर की। कैसी रही दिवाली, शाम 5:57 पर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अब आपको बताते हैं। अगर आपके मोबाइल, लैपटॉप और कार की बैटरी जो चार्ज होने में घंटों का टाइम लेती है, अगर वो मिनटों में चार्ज हो जाए तो क्या कहेंगे? चमत्कार ही शायद। जी ऐसा ही कुछ किया है आईआईटी गांधीनगर और उनके जापान एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर। आईआईटी गांधीनगर ने संशोधन करके एक नए एनोड मटेरियल खोजा है जो लिथियम आयन बैटरीज को मिनटों में चार्ज कर देता है। हमारे संवाददाता केतन जोशी रिसर्च टीम के प्रमुख से बात करके इस चमत्कारी बैटरी का और डिटेल ले रहे हैं। आप भी सुनिए। अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा, लेकिन चाहे वो कार की बैटरी हो, मोबाइल की हो या लैपटॉप की, कितना समय लगा, ये एक सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन इसका उकेल भी आईआईटी गांधीनगर ने खोज निकाला है और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर कबीर है। सर बताइए कि किस तरह से ये आपने रिसर्च की और आने वाले समय में कैसी बैटरी बनाएंगे ताकि समय एकदम कम लगे। आईआईटी गांधीनगर में हमने करीब 5 साल पहले एक नया नैनो मटेरियल डिस्कवर किया था। ये नैनो मटेरियल टाइटेनियम और बोरॉन में बहुत रिच था। हम लोगों ने सोचा कि इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब हमने डिफरेंट चीज़ें, एप्लीकेशंस देखी तो हमें लिथियम आयन बैटरीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड लगी। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स और इंडस्ट्रीज़ इस पर वर्क कर रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरीज़ को हम कितना जल्दी चार्ज कर सकें। अभी प्रेजेंटली लिथियम आयन बैटरीज़ में जो एनोड यूज़ होता है वो टिपिकली ग्रेफाइट मटेरियल होता है। हमने सोचा कि हाँ, अगर हम अपना नैनो मटेरियल यूज़ करें तो क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी सोच के पीछे ये रीज़न था कि हमारे नैनो मटेरियल में टाइटेनियम और बोरॉन की केमिस्ट्री तो है ही, जो नैनो शीट्स हैं उनमें काफ़ी सारे पिन होल्स हैं। अगर पिन होल्स होते हैं किसी नैनो मटेरियल में तो डिफ्यूजन बहुत ईजिली होता है। अभी जितनी भी लिथियम बैटरी है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या आने वाले कुछ सालों में ये भारत में मुमकिन होगा? जैसे आपने रिसर्च किया तो हम इस पर कुछ कामयाबी आप देख रहे हैं आने वाले सालों में, जो भारत में ही प्रोडक्शन और हम अपना खुद का यूज़ करें?
बिल्कुल। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है ताकि हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। जैसे हमारा नैनो मटेरियल है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल है कि वो एक नया एनोड बना सके। काफ़ी सारे रिसर्च ग्रुप इंडिया में इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हम सब मिलके काफ़ी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। तो जहां घंटों में चार्जिंग होने में वक्त लगता है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगा और भारत इसके अंदर विश्वगुरु भी बन सकता है और IIT गांधीनगर इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। केतन जोशी, गांधीनगर। यहाँ पर केतन की कोई बैटरी मिल जाए जो मिनटों में चार्ज हो जाए, और अगर ईवी के ज़माने में ऐसी हो तो फिर तो क्या बात है, गाड़ी कहीं भी ले जाइए बेफिक्र मिनटों में चार्ज होगी और साथ में फ़ोन का भी मामला सुधर जाएगा। चलिए, इंटरेस्टिंग रहेगा ये, आगे देखते हैं कैसे प्रोग्रेस करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। बस एक क्लिक पर सारी जानकारी आपके पास। नमस्कार।